एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करूँ क्लास 12 के स्टूडेंट का ये फिजिक्स का क्वेश्चन जो ये इस वीडियो में बात करूँगा फाइनली फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 बोर्ड एग्जाम में कंफर्म 101% इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं छोटे से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैंने इससे पहले भी क्लास 12 के मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते मैथ के और साथ ही साथ इसका मैंने क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, तो उससे नहीं चेक किया तो उसे भी चेकआउट जरूर कर ले। ठीक है, चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना प्रॉपर। और वीडियो के साथ मैं इसके साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में डायमेंशन है किस बेस पे जो ये नियम है वो किस बेस पे आधारित है, और साथ ही साथ बीमा क्या है इसकी होती है और इसकी मात्रा क्या होती है, और इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ, तो साथ ही साथ A to Z डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए बस यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया लेंज का नियम किस सिद्धांत पर। अगर यहाँ पे सिद्धांत लिख देंगे तो आपका 1 मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन हम साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी भी बताएंगे और ये किस बेस पे इसका जो रूल है किस प्रॉपर्टी पे ये आधारित है। साथ ही साथ इसका जो बीमा होती है ये कैसी राशि है, मतलब ये कैसा यूनिट ये कैसा वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज का नियम किस सिद्धांत पर। लेंज का नियम जो होता है वो मुख्यतः तो ये द्रव्यमान क्या है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये तो इसका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज अगर ये बोलता कि लेंज का नियम का ये किसका नियम है, तो फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है ना उसे हम लेंज का नियम कहते हैं। फर्स्ट नियम को हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम क्या होता है कि ई जो होता है वो माइनस का क्या होता है d∅/dt होता है। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस जो है यही अपोज करती है। कहने का मतलब ये है कि जो माइनस साइन यही बताती है कि जो लेंस का नियम है वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र जो होती है उसका विरोध करती है। मतलब जैसे कि कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र अगर यहाँ पे बना ले हम यहाँ पे, जैसे ये बार मैग्नेट मानते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, इसका 2 पोल होता है, क्या होता है उत्तरी ध्रुव होती है और दक्षिणी ध्रुव, इसका मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव को हम एन से क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल को हम एन से डिनोट कर लेते हैं और साउथ पोल को एस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जब ये बार मैग्नेट को हम क्या करेंगे, जब इसको आगे पीछे खिसकाएंगे तो इसके अंदर एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी तो इसके अंदर अगर माने को कोई रखा हुआ इसके अंदर कोई यहाँ पे सोलिनॉइड होगा मतलब परिनालिका होता, तो उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता जिसके कारण उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का अभाव होगा। और ये इस अभाव को व्यक्त करने के लिए, इसको मापने के लिए हम लेंज का नियम का उपयोग करते हैं। जो आपका ये किसका ये जो है आपका ये प्रेरण सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, तो हमने इतना बता दिया। अगर इसका मात्रक की बात करते हो तो बोल्ट होता है, क्या होता है, बोल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप जानते होंगे d∅b, हमने b ही यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे e भी लिख सकते हैं, तो अभी बता रहे क्यों लिया हमने b क्या होता है phi b = ba cos थीटा होता है, phi a cos थीटा। चलिए यहाँ पे हमने बी ए ही क्यों लिया, b = क्या होता है ba cos थीटा होता है। हमने यहाँ पे cos थीटा क्या लिया, किसी भी एंगल पे चुंबकीय क्षेत्र का हमें फाइंड आउट करना होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे अगर इसका मान करते हैं तो क्या होता है, b क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और ये क्या होती है किसी फिक्स पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा उस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसके एंगल मान लो किस एंगल पे वो लग रहा है, तो ये यहाँ पे लेते हैं। अगर बी की बात करते हैं तो क्या होता है इसका, अगर डायरेक्ट बात करते हैं तो वेबर होता है, क्या होता है इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, वेबर होता है इसका मात्रक। अगर बनाना चाहेंगे तो हम जानते हैं बी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन अपॉन में एम्पियर मीटर ले सकते हैं या टेस्ला भी ले सकते हैं। ठीक है, टेस्ला भी लिख सकते हैं, ये भी इसका मात्रक होता है। इतना क्लियर, हमने मात्रक बता दिया ये किस सिद्धांत पर आधारित, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इतना क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कूलम्ब का नियम क्या है परिभाषित करना। बस यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह फाइंड नहीं करना है आज, ना कि इसमें हमें मात्रा उतरा, बस हमें ये बताना है कि जो कूलम्ब का नियम होता है वो किस पे इसका परिभाषा बस बताना है, तो कुछ नहीं। हम यहाँ पे एक काम करेंगे। अच्छा कूलम्ब का नियम क्या होता है, कोई भी एक स्थिर यानी कि जो नॉट मूविंग चार्ज हो, मतलब कहने का मतलब एक स्थिर आवेश को हमने मान लिया स्थिर आवेश Q1 हो गया। ठीक है, एक स्थिर आवेश हमने मान लिया ये Q2 हो गया, इनके बीच की दूरी हमने माना कि क्या है R है, या बीच की दूरी हमने मान लिया कि R² है। ठीक है, तो हमने माना कि ये जो आवेश है ना दोनों स्थिर है, या तो ये दोनों आवेश स्थिर होगा या दोनों आवेश ये मोशन में होगा। कहने का मतलब अगर एक आवेश स्थिर होगा और दूसरा आवेश अगर मोशन में होगा तो यहाँ पे कूलम्ब का नियम जो होगा वो फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 2 आवेश या तो दोनों वो मोशन में हो या दोनों क्या हो स्थिर में हो, तब तो कूलम्ब का नियम लागू होगा। अगर एक मोशन में है और एक क्या है
एक अगर स्थिर में है तो यहाँ पे कूलम का नियम क्या होता है, फेल हो जाता है। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते या तो ये दोनों पार्टिकल जो है ये रेस्ट में है या दोनों पार्टिकल मूविंग में है, आप जो भी मान लें, ठीक है। हम तो थोड़ी देर के लिए इसको मान के चलते हैं रेस्ट में है, ओके। तो क्या होता है कि दोनों पार्टिकल के बीच यानी इन दोनों पार्टिकल के ऊपर जो आवेश लग रहा है, हम बोल सकते हैं एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। इतना क्लियर है। हम बोल देंगे जो एफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब इसके बीच की दूरी आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे। क्या आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, इसका गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है कैपिटल G m1 m2 अपन में r² जो होता है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेंगे। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, या दोनों इक्वेशन को हम देखिए दोनों इक्वेशन फोर्स क्या इक्वल है, तो हम क्या कर लेंगे दोनों की इक्वल कर देंगे, या दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। जब एक साथ लिखेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में r² होगा। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा कि F इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² होगा। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अब यहाँ पे देखिए हमने डेरिवेशन पे करके बता दिया कूलम का नियम का। अब यहाँ पे कैसे आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डेरिवेशन तो दिया नहीं था, आपने डेरिवेशन करके बता। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन से ही मैं इसके थ्रू ही मैं समझाना चाहता हूँ इसका नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि कोई स्थिर आवेश जैसे Q1 Q2 कोई स्थिर आवेश है, इनके बीच कोई पिंड मान लें Q1 Q2 स्थिर आवेश, इनके बीच की दूरी है r² है, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 को मिलाने पे हमने जब एक साथ लिखा तो हमने देखा कि F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r² है। हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाएंगे आएंगे, यहाँ 1/4πε0 जो होता है यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको मात्रक की बात करते हैं तो डायरेक्ट इसका मात्रक की बात करेंगे ना कूलम के, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये एक तरह से फोर्स काम करेगा ना। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगर आप सीजीएस में लिखते हैं तो डाइन भी लिख सकते हैं, तो हम एमकेएस में लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, न्यूटन लिख सकते हैं। और एक मात्रक यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का हम अलग से लिख रहे हैं, इसका तो मात्रक न्यूटन है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये बात याद रखें, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की बात बता दिया। ये क्या होता है, वैद्युत यानी ये बोल सकते हैं वैद्युत चुंबकशीलता क्या मात्रक क्या होगा, तो कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। कितना क्लियर है। अगर यहाँ पे बोलेगा कूलम का नियम है जो होता है उसको परिभाषित करना तो इस तरीके से आप परिभाषित कर देंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट यहाँ पे है कि समविभव मतलब समविभव इसका मतलब क्या है, पहले एक गौर से थोड़ा सोचिए कि सम मतलब विभव ऐसा सरफेस जहाँ पे जो हमारे पास उसकी पोटेंशियल जो होगी वहाँ पे एक सरफेस पे इक्वल हो। जैसा कि मान लेते ये सरफेस, एक तरह से मान लेते ये तो हमारा सरफेस पूरा, ठीक है। तो इस पर मान लेते जो सरफेस है तो इस पर समविभव मतलब इस सरफेस से जो विभव होगा वो एक समान रूप से क्या होगा, फैला होगा एक तरह से। तो इस पे क्या प्रश्न है, मतलब इस पे क्या तात्पर्य है, मतलब देखिए हम 3 इसका पॉइंट लिख के लाए, पहले इसको पढ़ते हैं फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृष्ठ पर किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कोई कार्य नहीं होता है। और सेकंड जो हमने लिखा है, थर्ड जो लिखा है, वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो देखिए बात को समझते पहले यहाँ पे कह रहे हैं पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभव है यानी कि जो विभव है वो शून्य होता है। कहने का मतलब देखिए जाहिर सी बात है कि जिसका समान विभव होगा तो उसके बीच कोई तो डिफरेंस ही नहीं पाया जाए। जैसे मान लेते कोई सरफेस है उस पर एक पर्टिकुलर मतलब एक डिस्टेंस पे अगर कोई आवेश रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं 2 डिस्टेंस पे है तो आगे भी 2 डिस्टेंस पे होगा, उसके आगे भी 2 डिस्टेंस पे होगा, उसके आगे भी 2 डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे आवेश में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर स्थान पे ये हमेशा आवेश क्या होगा, तो इनके बीच का आवेश क्या होगा, मतलब विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है, V बराबर W/Q होता है, V बराबर W/Q होता है। अगर यहाँ पे विभव शून्य हुआ इसका मतलब आवेश भी शून्य हो जाएगा, जब आवेश शून्य होगा तो वर्क डन भी शून्य हो जाएगा। तो बस ये अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पृष्ठ द्वारा आवेश पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य शून्य है। जाहिर सी बात मैंने अभी बताया आपको, जब विभव शून्य होगा तो आवेश शून्य हो जाएगा, जब आवेश शून्य होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। बस ये है। अब नेक्स्ट जो कह रहा है कि वैद्युत बल रेखा
पृष्ठ के लंबवत होती है। अब आप ही सोच लीजिए, जो वैद्युत वाली रेखा है, अगर मान लेते ये सरफेस है, थोड़ी देर के लिए मान लेते ये सरफेस है, या सरफेस थोड़ी देर के लिए मान लेते ये, ठीक है, ये सरफेस थोड़ी देर हम इसको मान लेते हैं। इस पर अगर आवेश की बात करते हैं तो ये एक तरह से कह रहे थे, अगर मान लेते पर्टिकुलर आवेश इस पर अगर समान रूप से फैला हुआ है तो एक आवेश दूसरे आवेश के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर समविभव द्वारा पृष्ठ द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होगा, तो बस कोई कार्य नहीं होगा। इतना क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी यार आपका कैपेसिटर का, ठीक है। तो कैपेसिटर में अब दो फॉर्मूला जानते हो, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, थ्योरी पार्ट नहीं दिया है, न्यूमेरिकल पार्ट है। तो देखते हैं। तो कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड और सीरीज में जुड़ा हुआ है। फिर कह रहा है 3 माइक्रोफैरड और उसके परपेंडिकुलर यानी कि जो समांतर में जुड़ा हुआ 3 माइक्रोफैरड का, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ए बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर इसमें ये भी करना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, जब भी सीरीज की बात करेगा, देखिए कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस पे अगर श्रेणी क्रम की बात करते हैं रेजिस्टेंस में, तो हम R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो एन इनफाइनाइट तक हम उसको ऐड करते हैं, है कि नहीं। अगर यही बात करते हैं, अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर पैरेलल की बात करते हैं समांतर में, तो हम क्या करते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो इनफाइनाइट तक करते हैं। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस पे क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब उसमें पैरेलल होता है तो इसमें सीरीज में हो जाएगा, उसमें सीरीज में होता है तो इसमें पैरेलल हो जाएगा। बस यही मतलब थोड़ा बहुत अंतर है। चलिए बात करते हैं। अच्छा देखिए, ये दो आवेश क्या है, सीरीज में है, इसका मतलब ये उल्टा हो जाए तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2 कर लेते हैं। तो 1/c इक्वल टू क्या होता है 1/3 प्लस का 1/3 हो। देखिए आधार दोनों का सेम है तो ऊपर जोड़ देंगे यानी 2/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे c का मान निकालना चाहते हैं तो c इक्वल टू क्या होगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों किस में है, समांतर में। इसका मतलब समांतर का फॉर्मूला जानते क्या होता है, c इक्वल टू c1 प्लस का c2 होता है, समांतर का फॉर्मूला होता है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, इसको थोड़ी देर का मान लेते हैं। ये हमारा C1 आया, ये इसको मान लेते हैं C2 है, ये C1 है, तो दोनों ऐड कर लेंगे तो C इक्वल टू क्या होता है, हो गया तो C1 प्लस का C2। चलिए ऐड करते हैं यहाँ पे, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर लेते हैं 3/2 प्लस का 3 हो जाएगा। इक्वेशन इसको मान लेते हैं, यानी एक काम कर लेते हैं 6 क्या हो 3 2 6 हो गया, 6 और 3 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारा कैपेसिटर का मान कितना आ जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा। तो बस ये हमारे पास। और देखिए सब माइक्रोफैरड में तो इसका ये भी माइक्रोफैरड में आएगा। इतना क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो कुछ नहीं करना, तीनों को समांतर में तो हम इसको सीरीज समझ के जोड़ देंगे, यानी कि 9 माइक्रोफैरड इसका क्या होगा तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी 9 माइक्रोफैरड होगा। बस ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तीय चालक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना और बीमा भी बताना। चलिए बात करते हैं वृत्तीय क्षेत्र। आप इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देंगे और इसका डायमेंशन बता देंगे, ठीक है। चलिए वृत्तीय क्षेत्र की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र पर केंद्र का मान क्या होगा, v इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट, क्या होता है म्यू नॉट, v इक्वल टू 2 पाई, या आप ये भी बोल सकते हैं v इक्वल टू म्यू नॉट, v इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट NI अपॉन में 2R लिख लेंगे। आर क्या है, इसके बीच की रेडियस होगी। जैसे हमने मान लेते हैं कि वृत्तीय केंद्र होगा, इसके बीच हमने माना कि सेंटर O है, इसके बीच हमने ये R मान लिया, इसके बीच हमने माना कि इस पे केंद्र पे ये चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा फाइंड करना है ये हमें। तो इसके सेंटर पे अगर मास की बात करते हैं, इसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र का इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ इस मतलब दिस सर्कल, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको। तो इसे फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए म्यू नॉट जो होती है वो चुंबकशीलता किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता होती है, ठीक है। जैसे हम चुंबकशीलता बोलते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, मतलब फेरों की संख्या है। आई क्या है, आई यहाँ पे करंट है, ठीक है। और 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है, और आर यहाँ पे इसकी बेस की रेडियस है, मतलब रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मात्रक होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी बीमा क्या होती है। तो बीमा कुछ नहीं, आप जानते हैं बी की बीमा होती है एक टेस्ला होती है,
चुंबकीय क्षेत्र की बीमा की बात कर रहा है, टेस्ला होती है। दूसरा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होती है, ठीक है। तीसरा जो होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो आप कोई भी लिखना चाहे डोंट वरी, कुछ भी लिख के आ जाएंगे। हमें तो डायमेंशन फाइंड करना, चलिए बात करते हैं। अच्छा, न्यूटन क्या हो, हमें डायमेंशन डायरेक्ट 8 मतलब आपको एक एक वर्ड लिख के नहीं बताऊं, क्योंकि आप क्लास 11th पढ़ के क्लास 12th में आ चुके हैं और क्लास 12th के भी काफ़ी फिजिक्स पढ़ चुके हैं। तो हम ये सब एक एक स्टेप नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट इसका डायमेंशन बताएं, क्योंकि वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है। ओके, चलिए हम अगर न्यूटन के डायमेंशन की बात करते हैं तो MLT-2 होती कि नहीं। अच्छा, एम्पियर तो एम्पियर होगा, और एक तरह से देखिए मीटर है ना, तो मीटर एक तरह से डिस्टेंस हुआ, तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, एल बोल दें। चलिए बोल दे रहे हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, ये अपॉन वाला जो है इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि M, ठीक है। आप लोग सही से मिला लेंगे, ML यानी कि L, देखिए L-1 और ये +1 जीरो हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। इतना क्लियर है? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स को हम φb से रिप्रेजेंट करते हैं और B A cos थीटा होता है। B A cos थीटा, इसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अगर इसका मात्रक की बात करते हैं तो वेबर स्क्वायर वेबर होता है, ठीक है। अगर वेबर उसका, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसका देखिए बी, अभी हमने जस्ट आपको बताया है कि क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना, जब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा चलिए, वेबर हमने एक बात करते हैं, वेबर चुंबकीय क्षेत्र वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। और ये क्या एक तरह से मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, वेबर ही तो बच्चा है यहाँ पे, तो हमने तो बोला तो अब इसका मात्रक वेबर होता है। अब हमें बीमा बताना है, तो कुछ नहीं, आप बीमा इसका डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप एक क्लियर हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्दी ही, मैथमेटिक्स का होने वाला। ओके, चलिए वीडियो में एंड करते हैं।